क्वेश्चन नंबर 4 में हम का जो क्वेश्चन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो हम लोगों से पूछा है कि इसको 30 डिग्री तक पहुंचाना है तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी दे। तो देखो इसमें दो केस हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाए। क्लॉकवाइज अगर भी घुमाए तो क्लॉकवाइज अगर घुमाए तो इसको इस सर्कल को कंप्लीट करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। हम लोग बोल सकते हैं अगर सर्कल कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद तो यहाँ तो इजीली पहुंच जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाने पर इसको जो मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो √5 g देनी पड़ेगी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी √5 g। अब हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमाकर हम लोग इसको यहां तक ले जाना चाहते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जब ये आएगा तो इसके पास में हमें पता है कि वेलोसिटी तो होगी लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो इधर स्पीड ऑफ फोर्स आएगा mv²/r और इधर आएगा हमारे पास में mg नीचे लग रहा है। mg नीचे लग रहा है तो ये 30 ये 60 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारे पास में mg cos 60। तो हम लोग लिख सकते हैं कि mg cos 60 इज इक्वल टू mv²/r। तो v की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √gr/2। अब हम लोगों को यहाँ पर u पता करना है, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो इसको अगर हम लोग रेफरेंस पोजीशन मान ले, ये हमारे पास में अगर रेफरेंस पोजीशन हो गई तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक की है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mg इनटू ये हाइट हो जाएगी हमारे पास में 3r/2। ठीक है, ये 3r/2 होगी, हम लोगों को पता है ये r है और ये r/2 हो जाएगा, 3r/2 हो गया। क्लियर है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो u की वैल्यू आ जाती है √7gr/2। तो हमारे पास में एक तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और एक डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोगों से बोला है कि एक पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री एंगल पर और एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो भी 30 डिग्री एंगल पर है। अब हमसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ। तो अगर हम लोग बात करें इनिशियली रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इंस्टेंट पर कितनी होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ये होता है हमारे पास में v²/a परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो v तो हम लोगों को पता है, a परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला देखना है। तो ये 30 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 60, ये 60 हो गया तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास में 30। तो एक्सेलरेशन का इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा भाई a cos 60। ठीक है, और a की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं v की वैल्यू हो जाएगी 3² cos 60 मतलब 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 9 मीटर। तो इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास में 9 मीटर आ जाएगी। लेकिन अब हम लोगों से इसमें नेक्स्ट ये भी पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो यहाँ पर देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला v²/a परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम कब होगी, जब वेलोसिटी मिनिमम होगी। अब वेलोसिटी मिनिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करूं, एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में करूं और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करूं, तो मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। और जब वेलोसिटी मिनिमम होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया था वो जीरो हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बचेगा। तो अगर हम लोगों को मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर देखो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी का ये एंगल है 30 डिग्री और ये एक्सेलरेशन इधर है और ये एक्सेलरेशन का एंगल भी है 30 डिग्री। तो इस केस में हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी का अलोंग द एक्सेलरेशन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और जब मिनिमम वेलोसिटी होगी तो वो परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ही बचेगा। तो परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन देखे तो ये 30 ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो गया। तो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा v cos 60, v cos 60 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v cos 60, तो 3 cos 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 9/8 मीटर, ये मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और सी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को एक सिस्टम दिया हुआ है और इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पुली की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, और जो पुली की वेलोसिटी होगी वो ए एंड की वेलोसिटी होगी। तो हम लोग पुली फार्मूला लगाकर ए एंड की वेलोसिटी पता कर सकते हैं, वो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर ए एंड ऊपर जा रहा होगा तो बी एंड आगे की तरफ आ रहा होगा, और अलोंग द रॉड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा दोनों पॉइंट का वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसकी वेलोसिटी वीबी थी, तो अलोंग द रॉड हो जाएगा हमारे पास में वीबी कॉस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो अलोंग द रॉड ये हो जाएगा वी ए साइन थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं अलोंग द रॉड वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल होगा, तो हमारे पास में वीबी इज इक्वल टू वी ए टेन थीटा आ गया। अब हम लोगों से ए और बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, जब तक वीबी वी ए से बड़ा नहीं हो जाता, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा अगर लेस देन 45 डिग्री है तो टेन थीटा की वैल्यू, थीटा अगर लेस देन 45 डिग्री है तो टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो वीबी जो है वी ए से कम होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी तो वीबी वी ए से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक 45 डिग्री होगा तब तक ही हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तक की, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए पॉइंट कितना ऊपर गया, तो इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 साइन 45, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 कॉस 45। ठीक है, तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हमारे पास में 1 साइन 45, मतलब 1/√2 मीटर। और इसी तरीके से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो बी पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो पहले लेंथ 1 मीटर थी अब 1/√2 हो गई, तो हम लोग बी का डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं 1 माइनस 1/√2, तो ये हो गया √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 मीटर, बी का डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 के अंदर हम लोगों से पूछा है कि भाई कितना टाइम लगेगा इसको 45 डिग्री एंगल बनाने में। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए पॉइंट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एस ए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी कर सकते हैं। तो एस ए हो जाएगा 1/√2, वी ए हो जाएगा 4 इंटू टी, तो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1/4√2 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा। अब दूसरा पूछा है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ये गया होगा सेंटर ऑफ मास उससे आधा गया होगा, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 1/2√2 हो जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना बी का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका हाफ सेंटर ऑफ मास का होगा, तो बी का है यहाँ पर √2 माइनस 1/2√2, उसका हाफ हो गया है ना। तो अब हम लोग नेट सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये हो जाएगा √x² प्लस y², तो 1/2√2 होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1/2√2 होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी और डी। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है कॉन, और एक कॉन पे यहाँ पर ये बीट्स लगे हुए हैं, चेन दी हुई है जिसका मास है 2 पाई kg, और रेडियस दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। चलो जब ये कॉन अगर ओमेगा से घूम रही है तो हम लोग इसका अगर एफबीडी किसी भी एक बीट को पकड़ लेते हैं, इस बीट को पकड़ा जिसका मास है dm, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मास m है, तो m ओमेगा² r इस पे बाहर लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। अब ये बीट इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल का x कंपोनेंट है, देखो नॉर्मल का दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में n sin 45, और ये इधर हो जाएगा n cos 45। ठीक है, और इधर इसको बैलेंस कर रहा होगा टेंशन, तो टेंशन को देखने के लिए हम लोगों को इसका टॉप व्यू देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू किस तरीके से होगा, मान लेते हैं ये चेन है और ये सारा का सारा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, ये डी थीटा हो गया, इधर भी ये डी थीटा हो गया। क्लियर है, तो चेन में जो टेंशन होगी टी इधर होगी, टी इधर होगी, और ये इसका मास हम लोगों ने कंसीडर किया है m, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये एंगल हो जाएगा ये भी डी थीटा होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी जो है वो डी थीटा होगा। तो टेंशन का इधर कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन डी थीटा, और इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन डी थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास में
m ओमेगा स्क्वायर r। और हम लोग यहां से देख सकते हैं n cos 45 भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। तो 2t sin d थीटा यहाँ पर अंदर की तरफ लगेगा, 2t sin d थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ से मास देखें तो मास हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू, अब अगर हम लोग लीनियर मास डेंसिटी, भाई देखो इसका जो लेंथ है वो 2 पाई r है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई r इनटू, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये r है तो ये r d थीटा हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू 2r d थीटा। तो ये हो गया भाई हमारे पास में, तो ये आ गया भाई, कैंसिल हो जाएगा, तो 2r d थीटा इसका मास हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं, तो n बाई रूट टू इज इक्वल टू m हो गया 2r d थीटा इंटू g। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट टू, और r की वैल्यू तो वैसे ही 1 है, तो g इंटू डी थीटा। तो ये हो गया भाई हमारे पास में, r की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने यहाँ पर। अब देखो n की वैल्यू आ गई, अब x डायरेक्शन में देखते हैं, तो 2 साइन डी थीटा, साइन डी थीटा बहुत ही स्मॉल होगा तो मैं इसको डी थीटा लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से बोल सकते हैं 2r, r की वैल्यू 1, तो 2 डी थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू r की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास में 2 रूट टू जी इंटू डी थीटा बाई रूट टू। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारे पास में, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया सभी जगह पर, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो t इज इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो 10 मतलब 35 न्यूटन टेंशन आ जाएगी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसके अंदर बोला है कि इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है, सरफेस स्मूथ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर आकर रुकता है। ठीक है, मान लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है u, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है म्यू एम जी, और इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है म्यू एम जी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो इसका रिटार्डेशन a है और a की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी, और इसकी बात करें तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो b होगा, और b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में म्यू जी, क्योंकि दोनों का मास इक्वल है। ठीक है, अब देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको रोक देते हैं, तो b पीछे लगाया तो इसमें भी b पीछे लगेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू a प्लस बी मतलब 2 म्यू जी आ गया। अब ये कितने डिस्टेंस चल के रुकता है भाई, 8 मीटर, 8 मीटर चल के ये इसके रेस्पेक्ट में रुक जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल 0 यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 म्यू जी इंटू 8, तो u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में अंडर रूट 4, और ये हो जाएगा 8, तो मतलब 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 म्यू जी। तो ये बात आ गई भाई, ये आ गई भाई u की वैल्यू। अब हम लोगों से पूछा है कि कितने टाइम में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाकर रुकते हैं उतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल u माइनस 2 म्यू जी इंटू टी, तो t की जो वैल्यू है u बाई, अब देखो 4 अंडर रूट 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी, तो ये तो 2 टाइम्स हो गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2 अंडर रूट 2 बाई म्यू जी, ये आ गया। अब इतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो लार्ज ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 था प्लस हाफ एक्सेलरेशन उसका म्यू जी था इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 8 बाई म्यू जी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है फिर से। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ए ऑप्शन की, इसमें वेलोसिटी दी हुई है अंडर रूट जी आर। हम लोगों को पता है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 4 जी आर चाहिए, लेकिन रूट 4 जी आर में पहले ये इसके कांटेक्ट में चलती है, फिर बाद में इसके कांटेक्ट में चलती है, और अगर हम लोग इसको रूट 5 जी आर दे दें तो ये बाहर वाली सरफेस के कांटेक्ट में चलेगी, अंदर वाली सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगी। लेकिन हम लोगों को यानी यहाँ पर रूट जी आर वेलोसिटी दी है, और हम लोगों को पता है, थोड़ा सा डेटा अगर हम लोगों को पता है, तो ये जो बॉल है, ये बॉल इस केस में तो ओनली 60 डिग्री एंगल तक ही जाएगी, 60 डिग्री एंगल तक ही जाएगी और इसके टच में जाएगी। तो ये जो ए वाला स्फीयर है और ये बी वाला स्फीयर है,
तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में अगर ये है 60 डिग्री तक जा रही है तो आउटर सरफेस के टच में रहेगी, इनर सरफेस के टच में आएगी नहीं, तो Na की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और Nb की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इस इंस्टेंट पर रहेगी, कैसे, यहाँ पर mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन Nb की मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर आएगी। तो इस केस में अगर मैं देखूं Nb की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी mg प्लस m, v की वैल्यू g r बाई r, तो 2mg आ गया। और मिनिमम वैल्यू इसमें अंदर मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ पर देखें तो ए वाला जो ऑप्शन है तो उसका पी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि Na की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, उसके अलावा और कोई होगा ही नहीं उसमें। और Nb की अगर हम लोग बात करें तो Nb की मैक्सिमम वैल्यू 2mg आ रहा है, तो इसका R भी करेक्ट होगा, सॉरी T भी करेक्ट होगा, लेकिन Nb की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ तक तो होगी ही, तो इसका पीटी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बी वाले की बात करें तो बी वाले के अंदर अगर हम लोग बात करें v की वैल्यू अंडर रूट 2gr है, तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं रूट 2gr अगर इसको वेलोसिटी दे दें तो ये 90 डिग्री तक जाता है। जब ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर ये nb भी 0 हो जाएगा और na भी 0 हो जाएगा, तो nb की मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0 होगी, और na की सॉरी nb की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग बोले तो mg प्लस mv स्क्वायर बाय r इस इंस्टेंट पर होगा, तो mg प्लस 2mg, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3mg। और हम लोगों को पता है कि ये वाली इस इनर सरफेस को टच करेगा ही नहीं, तो Na तो हमेशा 0 रहेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास में बी वाले का करेक्ट आंसर आया P और Q। अब हम लोग सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी दे रखी है हम लोगों को √3gr, तो √3gr है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई इस केस में ये इस 90 डिग्री को क्रॉस करेगा और आगे चलेगा और इनर सरफेस पे गिर जाएगा। इनर सरफेस पे गिर जाएगा तो Na की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अब 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ Na की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और एनबी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट छोड़ रहा है, तो एनबी की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और एनबी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो mg प्लस 3mg आ रहा है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करने पर ये 4mg आ गया। और Na की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा Q और S, ठीक है। इसी तरीके से डी वाले की बात करें हम लोगों, तो डी वाले के अंदर v की वैल्यू √5gr है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी आउटर सरफेस के कांटेक्ट में चलेगा, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तब एन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ये इनर सरफेस को टच नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एन बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 होगी, और एन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में mg प्लस 5mg, मतलब ये 6mg आ गया। लेकिन अगर हम लोग Na की बात करें तो Na हमेशा 0 रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P Q और R, PQR, ठीक है। हेलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एसएसएम में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। इसका A1 जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोगों को दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हमसे पूछा है एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनिशियल फेज क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं जो हमारे पास में एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 5 मीटर, और ओमेगा हम लोगों को देख सकते हैं यहाँ से पाई है, और इनिशियल फेज जो है वो पाई/6 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर हमसे पूछा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। फेज कांस्टेंट हमने पता कर लिया, एम्पलीट्यूड हमने पता कर लिया, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2π/ओमेगा, तो 2π डिवाइडेड बाय पाई, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड हमारे पास में 2 सेकेंड, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड हो जाता है हमारे पास में ओमेगा इंटू ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो ओमेगा हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 5π मीटर पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A2 की। A2 के अंदर हम लोगों को मास दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम दी हुई है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फोर्स कांस्टेंट। चलो एम्पलीट्यूड हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से फिर से 2.0 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है यहाँ पर 100 है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास में 2π/ओमेगा, तो ये आ गया पाई बाई
π/50 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों से पूछा हुआ है फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, तो हमें पता है फोर्स कांस्टेंट k होता है और k इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये। चलो, तो यहाँ पर m की वैल्यू है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में 100 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे 100 न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स कांस्टेंट आ गया है हमारे पास में। नेक्स्ट है बी पार्ट, द पोजीशन, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन बतानी है, तो t इज इक्वल टू 0 पर, तो इस इक्वेशन के अंदर t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर साइन π/6। तो साइन π/6 है तो ये a/2 हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये पोजीशन तो 1 सेंटीमीटर आ गई t इज इक्वल टू 0 पर। अब हमसे पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड कॉस 100t प्लस π/6। ये वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन आ गई। अब इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड cos π/6। cos π/6 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी √3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 100√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास में ओमेगा स्क्वायर a होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन π/6। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ t इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में -10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन भी आ गया है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन A3। इसके अंदर हम लोगों को इक्वेशन ऑफ SHM दी हुई है और हमसे बोला है व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट। ए वाला पार्ट है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम पर रेस्ट पर कब आएगा। तो चलो हम लोग इसको फेज से करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग देखें, अगर ये मीन पोजीशन है और ये इसका इनिशियल फेज कितना है π/3 पर है। अब हम लोगों को पता है कि ये फर्स्ट टाइम पर रेस्ट पर आता है यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, जहां पर फेज होता है π/2। ठीक है, तो इसको कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा भाई, π/3 से π/2 जाना है तो इसको π/6 एंगल रोटेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं टाइम लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा इंटू t/2π। तो इसको एक्स्ट्रा एंगल कितना रोटेट करना है भाई, इसको एक्स्ट्रा एंगल रोटेट करना है π/2 माइनस π/3 इंटू t/2π, तो 1/2π इंटू ये होता है 2π/ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास में, इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा π/6 इंटू 1/20, मतलब π/120 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं बी वाले पार्ट की। बी में बोला है कि फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन कहां पर होता है, मीन पोजीशन पे, मतलब ये पार्टिकल पहले यहां जाएगा फिर यहां से घूमकर वापस मीन पर आएगा। तो इसने टोटल एंगल कितना रोटेट करना है, तो टोटल एंगल π/6, तो इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा, फिर यहां से यहां तक आने में π/6 प्लस π/2 सॉरी, है ना, इंटू t/2π। t/2π हो गया, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं π/2 प्लस π/6, ये हो जाएगा मेरे पास में 2π/3 इंटू 2π/3 इंटू ये हो गया t/2π, तो 1/2π इंटू 2π/ओमेगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा भाई मेरे पास में 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, इसकी वैल्यू 60, ये आ गया भाई π/30 सेकेंड, π/30 सेकेंड इसको लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में सी वाला, और सी में बोला फर्स्ट हैव मैक्सिमम स्पीड। फर्स्ट टाइम पर ये मैक्सिमम स्पीड कब रखेगा, तो हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन पे, तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तभी इसकी मैक्सिमम स्पीड आएगी। तो यहाँ पर भी जो टाइम है बी वाले ऑप्शन में आ रहा है वही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A4 की। A4 में हम लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी दी है, एम्पलीट्यूड दिया है, हम लोगों से पूछा है कि जब ये a/2 पर होगा मीन पोजीशन पर तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो हम लोगों को x भी दिया हुआ है, x a/2 दिया है और हमसे स्पीड पूछिए,
तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। तो ओमेगा कहाँ से आएगा भाई, मैक्सिमम स्पीड दी है तो v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा आ गया भाई हमारे पास में v नॉट बाई ए, तो ये तो यहां से पुट कर देंगे v नॉट बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास में ए बाई फोर रूट थ्री ए बाई टू, तो मतलब रूट थ्री वी नॉट बाई टू वेलोसिटी यहां पर हम लोगों को मिल जाएगी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब हम लोगों से इसमें बोला है कि एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ उस इंस्टेंट पर, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पर हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से ये फायदा उठाएंगे, एक ही फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये होता है। तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू जो है हो जाएगी अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर है, ये मीटर पर सेकंड में, तो 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास में, ये इधर चला गया 10√5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा भाई हमारे पास में 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 5√5 सेकेंड। अब इसके बाद में हम लोगों को पता करना है एम्पलीट्यूड पता करना है, तो हम लोग ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v हम लोगों को दिया हुआ है 10, ओमेगा हम लोगों को पता लग चुका है अंडर रूट 500, तो 500 हो जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/50 इज इक्वल टू, इसको हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं 1/2500 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 प्लस, अब ये हो जाएगा हमारे पास में 1/25 मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 10⁻⁻4। तो यहां पर ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट है A6 में हम लोगों को बोला है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, फाइंड द पोजीशन वेयर इट्स स्पीड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए है और हम लोगों को ना तो एम्पलीट्यूड पता है न ही वेलोसिटी पता है, एक रिलेशन ये आ गया और इसको बोल सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स हम लोगों को यहाँ पर पता है, हमसे पूछा है ठीक है। अच्छा, इसमें तो कोई बात नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी ना, ये हो जाएगा ओमेगा ए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1/ओमेगा, ये आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 5 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, और अब मैं ओमेगा की वैल्यू उसमें पुट कर दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी भाई 2 सेंटीमीटर। तो ये ओमेगा और एम्पलीट्यूड आ गया है, और हमसे वो पूछा है एक्स क्या होगा जब वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 8 हो गया, और ओमेगा हमारे पास में 5 है, अंडर रूट 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 64 आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम को, या फिर इससे मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, हम लोगों को दिया हुआ है ओमेगा और एम्पलीट्यूड, और बोला हुआ है एक लाइन बोली हुई है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो एसएचएम में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर एसएचएम में जो पार्टिकल का मोशन है अगर उसको तुम लोग समझते हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और उसकी जो लैंग्वेज होगी उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है, उसका इनिशियल फेज क्या होगा क्या नहीं होगा।
ठीक है, और इसके बारे में हम लोग और बातें करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों को उससे पूछा है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों को पता है, ये होता है हमारे पास में x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब देखो हम लोगों के पास में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा दिया हुआ है 6.28। 6.28 को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ, 2 पाई टी प्लस फेज नहीं दिया हुआ है। अब फेज नहीं दिया हुआ है तो क्या फेज पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो हम लोगों से बोला है कि पार्टिकल अपना मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो बताओ वो रेस्ट पर कहां पर आता है? वो रेस्ट पर आता है या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आता है या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर आता है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर नहीं बताया है कि ऑब्जेक्ट है ना पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है या नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। हम लोगों से यहाँ पर केवल इतना बोला है कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो रेस्ट पर वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। हम लोग मान रहे हैं इस केस में कि यहाँ पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो देखो ऐसा सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? फेज निकालने के लिए। ठीक है, फेज निकालने के लिए, फेज बताता है हम लोगों को इनिशियल पोजीशन के बारे में। आगे मैं तुम लोगों को ये रटवा भी दूंगा, रटवा मतलब अच्छे से समझा दूंगा, तो तुम लोगों को इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सा पढ़ने पर ही तुम्हें पता लग जाएगा इसका इनिशियल फेज क्या है। तो हम लोगों को अभी नहीं आता है ये सारी चीजें, तो हम लोग अभी इसको पता कर रहे हैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम, क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सट्रीम भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर फेज निकालना है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर पे है। ये हम लोगों से बोला है क्योंकि ये रेस्ट पर है इनिशियली, और रेस्ट पर पार्टिकल कहां पर होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर ही एसएचएम के टाइम पर रेस्ट में आता है। तो रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो मैंने t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू प्लस 10 रख दूंगा यहाँ पर। तो प्लस 10 रखा तो 10 साइन, अब t इज इक्वल टू 0 भी पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 बचा। तो साइन 5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास में? +1। तो फाई कितना आ गया भाई मेरे पास में? π/2। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ऑब्जेक्ट अपना मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो हमेशा उसका फेज जो है π/2 आएगा। बोल सकते, जनरलाइज कर सकते, इसको आगे बताऊंगा मैं तुम लोगों को। तो ये हो गया भाई मेरे पास में 10 सेंटीमीटर साइन 2 पाई टी प्लस π/2। तो ये तो हमारे पास में पोजीशन आ गई। नेक्स्ट है स्पीड एट x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, स्पीड पूछिए x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर स्पीड हम लोगों को किसी टाइम पर नहीं पूछिए, किसी पोजीशन पर पूछिए। तो हम लोगों को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जब अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमसे स्पीड पूछिए, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाता है v इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a दिया हुआ है 10 स्क्वायर माइनस और ये 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया 8 आ जाएगा। तो 16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ये स्पीड रहेगी हमारे पास में। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है, जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि किसी टाइम पर, अब टाइम पर पूछा है तो हम लोग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x पर पूछा था तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोगों ने लिखा। तो चलो कोई बात नहीं, तो किसी टाइम पर हमसे पूछा है तो हम लोग ऐसा करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है उसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा, मतलब 20 पाई कॉस 2 पाई टी प्लस π/2। ये इक्वेशन आ गई। कैसे? इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फाई की वैल्यू तो मैंने पुट कर ही दी थी। अब मैं इसमें t इज इक्वल टू 1/6 पुट कर देता हूँ। t इज इक्वल टू 1/6 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया भाई मेरे पास में v इज इक्वल टू 20 पाई। अच्छा मुझे बताओ cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस साइन 2 पाई टी और t की वैल्यू 1/6। तो ये हो गया भाई हमारे पास में तो साइन π/3, साइन π/3 √3/2 होता है, तो -10√3 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। और हम लोगों को तो ओनली स्पीड चाहिए थी, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएचएम का कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। हम लोग मान लेंगे जैसे अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इसका मोशन इस तरीके से हो रहा है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसकी रेडियस है a और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, जहां पर टाइम पीरियड के लिए हम लोग 2π/ओमेगा लिखते हैं ना, तो वो ओमेगा क्या हो गया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ऐसा मानते हैं, है ना। कैसे, अब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ये किसी जनरल पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है, वो भी बताऊंगा। मान लो ये अपना पोजीशन अपना मोशन जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे अभी यहाँ है और ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका मैं बोल देता हूं वो यहां पर है। तो बिल्कुल देखो पोजीशन मिल रही है। अब देखो ये पार्टिकल यहां से आगे जाएगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी इधर होगी और इसका कितना डिस्टेंस हो चुकी होगी x, तो उतने ही t टाइम में ये पार्टिकल जो है वो कितना चल जाएगा, इतना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस पार्टिकल का भी पोजीशन ये होगी, और ये t टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा भैया, और ये तो x चल रहा है और ये तो एंगुलर सर्कुलर मोशन में है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये t टाइम में कितना एंगल रोटेट करेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये इस पोजीशन से चल रहा है तो हम लोग एंगल यहां से मेजर करेंगे। ठीक है, तो कितना एंगल रोटेट किया भैया, ये थीटा, थीटा एंगल रोटेट किया। क्लियर है, तो अभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर जब ये था तो इसकी वेलोसिटी थी ओमेगा इंटू ए, सर्कुलर मोशन में ओमेगा आर होती है, और जब ये यहां पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, कांस्टेंट स्पीड रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल का मोशन ऐसे है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, किसी पार्टिकल के। तो जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, टी टाइम पर ये यहाँ पहुंच गया, तो ये टी टाइम पर यहाँ पहुंच गया और इसने कितना एंगल रोटेट किया भैया, ओमेगा टी। क्लियर है, तो अब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इस पार्टिकल के मोशन के केवल एक्स कंपोनेंट को ही देखेंगे। ठीक है, अब ये यहां से चलना स्टार्ट किया था, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई और इसको भी मीन पोजीशन बोलेंगे। ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई और ये इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम होगी। तो देखो यहां पर इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहां पर इसका नेगेटिव एक्सट्रीम। तो पार्टिकल जब ये यहां पर पहुंचता है तो मान लो ये ब्लॉक भी उसी टाइम पर यहां पर पहुंचेगा, तो बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं। जब ये वापस लौट के आएगा तो ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। तो देखो ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये यहां से चलना स्टार्ट किया, जब ये यहाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। तो बताओ ये कितना एंगल रोटेट किया, π/2। अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आएगा, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आया तो बताओ कितना एंगल रोटेट हुआ, टोटल पाई, और यहां से यहां तक कितना हुआ, π/2। समझ रहे हो, तो देखो जब ये वापस लौट के आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो यहां पर भी देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, और जब ये वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया तो कितना एंगल रोटेट किया इसने, 3π/2। तो यहां तक ये यहां से जाकर यहां तक आने में 3π/2 एंगल रोटेट करता है, ये हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, जब ये वापस यहां पर आ गया तो ये वापस यहां पर आ गया, तो देखो इसकी वेलोसिटी वापस इधर हो गई, इसकी वेलोसिटी वापस इधर हो गई, तो टोटल कितना एंगल रोटेट किया, 2π। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/ओमेगा। समझ रहे हो, तो देखो ये तो मैंने तुम लोगों को ऐसे सर्कुलर मोशन को ऐसे समझाया, अब मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करता हूं। तो देखो किसी टी टाइम पर ये एक्स डिस्टेंस पर आता है और ये पार्टिकल ओमेगा टी एंगल रोटेट करता है, तो बताओ इसने ये कितना एंगल डिस्प्लेस किया, ये कितना एंगल सॉरी ये कितना एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, एक्स, जितना ये हो रहा है वही इतना ही हो रहा है। ठीक है, तो ये ए हो गया, तो बिल्कुल इसको अगर मैं कंप्रेस कर दूं मतलब एक्स डायरेक्शन का ही मोशन देखो, तो ये बिल्कुल एसएचएम रहेगा। अभी समझेंगे हम लोग, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x इज ए कंपोनेंट, ये आ गया हमारे पास में कंपोनेंट आ गया, तो x इज इक्वल टू बोल सकता हूं मैं a sin थीटा, तो a sin ओमेगा टी। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई भाई, हम एसएचएम आ गई भाई हमारे पास में, आ गई, बिल्कुल आ गई। और यहाँ पर ये अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका इनिशियल फेज कितना मान रहा हूं मैं, 0। अभी मैं बताऊंगा कि अगर इनिशियल फेज कुछ ले लें तब भी इसका इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पर देखो ये अपना मोशन मीन पोजीशन स्टार्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनिशियल फेज भी 0 आ गया। अब ये तो हमारे पास में पोजीशन की इक्वेशन आ गई। इसके बाद अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, लेकिन हम लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, ये थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट आ गया भाई हमारे पास में ओमेगा ए कॉस थीटा। तो यही होता है भाई
वेलोसिटी जो है वो आ गई ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तभी ये आता है। बिल्कुल वही इक्वेशन आ गई हुई हमारे पास में। अच्छा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो देखो, अब अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा भाई? टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो, हम लोगों को तो केवल एक्स कंपोनेंट से मतलब है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा भाई? इधर एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन ओमेगा टी। देखो, अब ये पार्टिकल आगे जा रहा है और एक्सेलरेशन पीछे आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा नेगेटिव से, तो डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा ना, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर इसके एक्स डायरेक्शन को देखा, इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखा, तो वो बिल्कुल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जैसा मैच कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन एसएचएम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका मोशन बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो हम लोग बिल्कुल इसके मोशन को कंपेयर करेंगे सर्कुलर मोशन से, और इसका जो फेज है, फेज फाई जो हमने बताया, तो वो हम लोगों को बताता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इस वाले एक्सिस से कितने एंगल से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इनिशियली कितना एंगल बना के रखेगा। अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो इनिशियली फाई कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। अगर वो मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ स्टार्ट करता है, मतलब पार्टिकल अपना मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो बताओ इस एक्सिस से कितने एंगल पर है? वो पाई। तो फाई हमारे पास में ये देगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियली इस लाइन से कितने एंगल पर है? 3 पाई बाई 2। तो हमारा फेज आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके से फेज का रोल होता है, और फेज कांस्टेंट का, इनिशियल फेज का, ठीक है। और अगर हम लोग फेज की बात करें तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस एक्सिस से पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है वो हमें बताएगा फेज। तो फेज और फेज कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की, फेज कांस्टेंट तो इनिशियल पोजीशन बताता है और फेज हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन बताता है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट का फेज पाई है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? तो पाई मतलब इससे एंगल पाई मान लो, पाई मान लो, तो ये ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए, मीन पोजीशन पर होता है चाहिए, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो। आया समझ? इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो बिल्कुल सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके देखते हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कितने टाइम में जाएगा। तो चलो, ये हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि हमने कंपेयर कर लिया, बिल्कुल सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, वेलोसिटी को भी देखें, तो देखो मीन पोजीशन पर होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ओमेगा है, ओमेगा। और एक्सेलरेशन अभी यहाँ पर कहां पर है? नीचे की तरफ, सेंट्रिपिटल। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 आएगा, ठीक है। तो अब जब ये यहां पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे आ जाती है, ओमेगा है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इधर आता है, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो देखो, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पर कितना आ जाता है? 0। और एक्सेलरेशन इधर आता है, और कितना आता है भाई? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर देखो तो कंपोनेंट ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। जब ये यहाँ पर आएगा तो एक्सेलरेशन इधर ऊपर की तरफ आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में 0 हो गया और वेलोसिटी इधर आएगी। तो हम लोग बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इधर से मूव करके इधर आता है तो वेलोसिटी इधर आती है। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर ये घूम के आया तो यहां पर पहुंचा तो ये इधर आ गया, और जब ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचेगा तो ये पार्टिकल इधर पहुंचेगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऊपर हो जाती है और एक्सेलरेशन इधर हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं इस पोजीशन पर वेलोसिटी तो 0 आती है और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आता है और वो मैक्सिमम आता है। तो यहां भी बोल सकता हूं सारा का सारा एक्सेलरेशन एक्स में आ गया। अब जब ये वापस यहां पर पहुंचेगा तो ये वापस यहां से यहां तक पहुंच जाता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम ऐसे होता है भाई। ये एसएचएम जो ये ऐसे घूम के आ रहा है, ये बिल्कुल सर्कल से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल यही माइंड में रखना है तुम लोगों को। क्लियर है? तो यहां पर फेज की भी बात करें तो इनिशियली एक्स और वी में कितना है फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2। मतलब जब एक्स मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस यहाँ पर चलता है। वो बातें मैथमेटिक्स से डायरेक्ट बोल सकते हो। तो भाई ये बात है, हम लोग हमेशा एसएचएम को प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन मान के ही सॉल्व करेंगे। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए सर्कल, सर्कल की तरह घूमना चाहिए। जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, अरे यार पॉजिटिव एक्सट्रीम इधर, तो बताओ इस वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल है? पाई बाई 2, पाई बाई 2। अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो नेगेटिव एक्सट्रीम इधर, कितना एंगल? 3 पाई बाई 2। समझ रहे हो? तो अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है और टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है तो उसका इनिशियल फेज या तो पाई हो सकता है, यहां पर हो सकता है, सॉरी 0 हो सकता है इनिशियल फेज, ठीक है। अब अगर मोशन स्टार्ट कर रहा है, या फेज की बात कर लो, अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसका फेज जो है वो 2 पाई भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर है, तो इसका फेज कितना हो चुका है? कितना एंगल हो चुका है? पाई।
क्लियर है, ये हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो यहां पर है, तो कितना फेज कितना है भैया इसका, π/2। अगर मोशन स्टार्ट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं, और फेज भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो उसका फेज हो गया 3π/2। समझ रहे हैं भाई, है ना। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट a/2 पर है, तुमसे बोल दिया जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट a/2 पर है, x = a/2 पर है, तो बताओ उसका फेज क्या होगा। अब डिपेंड करता है वो अगर a/2 पर है प्लस a/2 पर, तो वो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, या तो जाते टाइम हो सकता है, जाते टाइम मतलब 0 से π/2 और आते टाइम मतलब π/2 से π। तो अगर a/2 पर है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है या नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है। तो अगर वो x = a/2 पर है तो तुम लोग कैसे पता करोगे भैया कि फेज क्या है उसका। तो हम लोग फेज देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं x = a sin into ये फेज को मैं फाइव बोल रहा हूं यहां पर इनिशियल फेज से, तो साइन फाइव बोल सकता हूं मैं x/a। तो अब तुम लोगों से बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो a/2 पर है, प्लस a/2 पर है, और प्लस a/2 पर है, तो x की वैल्यू अगर प्लस a/2 रखूं तो पाई की वैल्यू आती है हमारे पास में π/6 और 30 डिग्री, और कितना हो गया भैया हमारे पास में पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। तो दो पोजीशन आती है, तो 5π/6 कब जाते टाइम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दो वैल्यू आ सकती है। तो अगर हमारे पास में π/6 है, फेस π/6 है, मतलब ऑब्जेक्ट a/2 पर है और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट फेज निकाल सकते हो तुम लोग। अगर 5π/6 है तो वो a/2 पर है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से लौट रहा है, एक तो जाते टाइम एक वापस आते टाइम। अगर तुम लोगों से बोला जाए कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर -√3a/2 पर है, -√3a/2 मतलब वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब -√3a/2 पर है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहां पर है। तो -√3/2 तो x की वैल्यू -√3/2 पुट कर दो, तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है भैया हमारे पास में, तो √3/2 मतलब होता है π/3, π/3 है ना। एक तो पाई प्लस π/3 हो सकता है, तो √3/2, तो अगर इसको रेफरेंस माने तो यहां से एक तो π/3 और एक पाई माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा भाई, पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3, एक तो 4π/3 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 पाई माइनस π/3, तो वो आ जाएगा भाई हमारे पास में 2 पाई माइनस π/3, तो ये आ गया 5π/3। ये हो सकता है, ये दो वैल्यू हो सकती है, एक तो पाई प्लस π/3, एक तो हो गया भाई हमारे पास में पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 हो गया 4π/3, और एक आ जाएगा 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3 हो जाएगा हमारे पास में 5π/3। तो ये दो फेज हो सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट x -√3a/2 पर है। तो ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, क्लियर है। तो ये तुम लोगों को फेज जो है वो ये बता देता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोगों को बिल्कुल इसको सर्कुलर मोशन की तरह करना है, अभी मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को तरीका, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो उसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन कैसे बोल सकते हैं। उसमें हम लोगों ने इनिशियल फेज 0 माना था, मीन पोजीशन से स्टार्ट कराया था। अब मान लेते हैं कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से किसी डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ये मेन पोजीशन यहाँ पर है, किसी इनिशियली किसी डिस्टेंस पर है जब अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो, इनिशियली फेज कितना था, फाइव, तो इनिशियली कोई एंगल था, अब ये किसी पर्टिकुलर टी टाइम में कितना आगे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा मोशन, ये एक्स्ट्रा मोशन परफॉर्म किया। लेकिन हम लोग तो मेन पोजीशन से डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो टी टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एसएचएम में भी ये यहाँ पर आ जाएगा, तो बताओ कितना एंगल इसने एक्स्ट्रा रोटेट किया, ओमेगा टी, टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर है। तो ये हमारे पास में एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो x हम लोग बोलेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है वो डिपेंड करता है कि इनिशियली कितना एंगल एक्स्ट्रा उसने रोटेट कर रखा था पहले से, तो उसकी पोजीशन क्या थी। अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो एंगल यहां से π/2 प्लस ओमेगा टी चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये ओमेगा टी जो है वो रोटेशन कर रहा है, ये ओमेगा से
तो कितना एंगल ये रोटेट कर रहा है टी टाइम में वो बता रहा है, और फाई कितना इनिशियली कितना उसने पहले से कवर कर रखा था, तो ये आ गया भाई हमारे पास में। इसी तरीके से वेलोसिटी भी आ जाएगा हमारे पास में, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, अगर तुम लोगों को ये साइन का ग्राफ बनाना आता है तो हम लोग इसको बना सकते हैं, देखो कैसे। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तीनों के ग्राफ को, तो ये टी हो गया और ये एक्स हो गया। तो अगर हम लोग साइन का ग्राफ बनाए, इनिशियल फेज जीरो मान के बना रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कंपेयर करेंगे तीनों के ग्राफ को, तो ये t इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये t बाई टू हो गया, ये t हो गया, ये 3t बाई टू हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ये साइन का ग्राफ बन गया, ये साइन का ग्राफ बन गया, इस तरीके से आता है सभी लोगों को। और ये हो जाएगा भाई हमारे पास में प्लस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस ए। अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम लोगों को बनाना है, तो वेलोसिटी और एक्स में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, तो पाई बाई टू, इस ग्राफ को पाई बाई टू से आगे खिसका दें ऐसा, तो वीटी ग्राफ बन जाएगा। तुम लोगों को आता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो ये हमारे पास में वीटी ग्राफ बन गया। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जब ये जीरो था तो ये मैक्सिमम था, ये जब मैक्सिमम था तो ये जीरो था। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस का मतलब यही होता है, ये प्लस ओमेगा ए और ये माइनस ओमेगा ए। अच्छा, अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए, तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल जो एक्स टी ग्राफ है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ए टी ग्राफ में ये बिल्कुल ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखा जा सकता है भाई, जब ये मैक्सिमम तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो इन दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेस, इन दोनों के बीच में पाई बाई टू का, जब ये जीरो तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम, जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम तो ये जीरो, जब ये जीरो फिर ये पॉजिटिव एक्स। तो इस तरीके से पाई बाई टू का फेस चलता है, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में पाई का फेस, तो जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब ये जीरो ये भी जीरो, जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरीके से पाई का फेस चलता है। तो ये ग्राफ हो गए भाई हमारे पास में। अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग इन चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने समझा कि किसी भी एसएचएम को एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन कैसे मान सकते हैं, उसी पर हम लोग आगे और चर्चा करते हैं। मान लो अब कोई भी एसएचएम हो रहा है, जैसे ये x इज इक्वल टू जीरो है, ये x इज इक्वल टू जीरो है, मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो जो अभी हमने पढ़ा उसी को हम लोग बिल्कुल एसएचएम को बिल्कुल दिमाग में सर्कुलर मोशन घुमाएंगे और यहाँ पर एसएचएम लिखेंगे, है ना। लेकिन हमारे दिमाग में रहेगा सर्कुलर मोशन, और उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट रिकॉल कराना चाहूंगा जो भी हमने अभी पढ़ा। तो भाई तुम लोगों को पता है, जब ऑब्जेक्ट अगर मान लो अपना मोशन मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उसका जो फेज होता है वो होता है जीरो। पता लगा तुम लोगों को? अच्छा, पाई टू पाई भी होता है, टू पाई भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो जीरो बोलो या टू पाई बोलो एक बात है। अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर चला गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर चला गया, तो इसका फेज हो गया भाई हमारे पास में पाई बाई टू। समझ में आ रहा है? पाई बाई टू एंगल रोटेट कर चुका है। अब जब ये यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आएगा, तो कितना एंगल रोटेट कर चुका है भाई? पाई। यहाँ से पाई एंगल रोटेट कर लिया। अब जब ये यहाँ पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा, तो यहाँ पर कितना एंगल रोटेट किया भैया इसने? 3 पाई बाई टू। और जब ये यहाँ से वापस मीन पोजीशन पे जाएगा, तो कितना एंगल रोटेट किया इसने? 2 पाई। अब इसका वापस मोशन रिपीट होने लग जाएगा इस तरीके से। तो ये ऐसे एसएचएम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो हम लोगों को दिमाग में रखना है, और इक्वेशन भी हमारी इसी तरीके से आ रही है। तो अगर तुम लोगों से पूछा जाए कि बोला जाए कि भाई ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन जाने में कितना टाइम लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग? फिर हम लोगों को पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है नहीं होता? ये तो बिल्कुल सर्कुलर मोशन से, तो इसने कितना एंगल डिस्प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग फैसला लेंगे। तो कितना एंगल डिस्प्लेस किया, जैसे अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन में आने में कितना टाइम लेगा, तो मैं मुझे बताओ कि भाई पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन में आने में कितना एंगल रोटेट करता है। तो यहाँ पर पाई बाई टू पर होता है, यहाँ पाई पर होता है, पाई बाई टू करता है, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा, अब हम लोगों को टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा।
ये होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो टी हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा थीटा इंटू, अब 1/ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी t/2 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए डेल्टा जितना एंगल रोटेट किया उसको t/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। चलो इसको हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं। चलो अब तुम लोग मुझे यहाँ पर बताओगे, फटाफट हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। भाई मुझे बताओ, अगर ये +a/2 पर है, +a/2 पर है, तो इसका फेज क्या क्या हो सकता है, इसका फेज कितना हो सकता है a/2। तो हम लोगों को फेज अगर पता करना है तो फाई इज इक्वल टू साइन फाई इज इक्वल टू x/a कर दो, मैंने अभी समझाया था तुम लोगों को, ठीक है। तो a/2 है तो यहाँ x इज इक्वल टू a/2 पर पुट कर दो, तो दिमाग में हम लोग सोचेंगे जैसे साइन की वैल्यू 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, पाई/6 पर, तो यहाँ पाई/6 पर आ सकती है या फिर 5 पाई/6 पर आ सकती है। देखो यहां से यहां तक का एंगल भी पाई/6 है, यहां से यहां तक का एंगल भी पाई/6 है, तो हम लोग इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं इस पोजीशन को, जैसे ये घूम के यहां पर आएगा तो पाई, तो पाई में कितना कम रह रहा है भैया, पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6, और यहाँ पाई से जीरो से कितना आगे जा चुका है, पाई/6, तो ये पाई/6 और ये पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6, तो इस पर आता है। अगर हमसे बोला जाए कि √3a/2, तो √3a/2 पर प्लस √3a/2 पर ये दो बार होगा, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम, तो जाते टाइम तो कितना एंगल बनाया भैया, पाई/3, और आते टाइम कितना बनाया, तो ये डिस्टेंस है पाई/3। अब ये डिस्टेंस और एंगल मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ डिस्टेंस बोल रहा हूँ लेकिन मेरा मतलब है एंगल, तो ये यहां से यहां तक की भी कितनी होगी, पाई/3। तो अब ऑब्जेक्ट यहां से घूम के जाएगा तो टोटल कितना चलेगा, यहाँ तक पाई, यहाँ से पाई चलेगा, लेकिन कितना दूर रह रहा है भैया, पाई/3 दूर रह रहा है, तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, 2 पाई/3। तो अगर √3a/2 पर है तो वो पाई/3 भी हो सकता है और 2 पाई/3 भी हो सकता है। तो अगर हम लोगों को कंफर्म करना है कि भाई पाई/3 है, तो बोलेंगे कि वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, अगर नेगेटिव मीन की तरफ आ रहा है तो 2 पाई/3 है, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पाई/6 है, और मीन की तरफ आ रहा है तो 5 पाई/6 है। अगर वो x इज इक्वल टू a/2 पर है, सॉरी a/√2 पर है, तो a/√2 मतलब साइन की वैल्यू 1/√2, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है भाई हमारे पास में पाई/4, जाते टाइम तो पाई/4 और आते टाइम कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 मतलब 3 पाई/4, ये एंगल हो गया। ये इस तरीके से एंगल तुम लोग चाहो तो रख सकते हो। इसी तरीके से अगर ये, इसी तरीके से ये -a/2 पर जाता है, -a/2 पर जाता है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ से कितना एंगल गया है भाई, ये पाई/6 गया, तो टोटल हम लोग तो यहाँ से मान रहे हैं ना, तो पाई पहले चला गया, पाई प्लस पाई/6 कितना हुआ भैया, पाई प्लस पाई/6 मतलब 7 पाई/6, ठीक है। और आते टाइम, तो जब आते टाइम टोटल कितना करता है, ये 2 पाई करता है, लेकिन 2 पाई में कितना घट रहा है, पाई/6, तो 2 पाई माइनस पाई/6 मतलब 11 पाई/6। ऐसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फेज, हम लोग अगर दिमाग में घूम जाना चाहिए। अब अगर हम लोग -√3a/2 की बात करते हैं तो -√3a/2 ये रहा, तो जाते टाइम कितना हुआ भैया, तो जाते टाइम ये पाई/3 होगा, और पाई पहले चल चुका है तो पाई प्लस पाई/3, तो कितना हुआ 4 पाई/3, और आते टाइम कितना है, तो टोटल इसको 2 पाई चलना है, तो 2 पाई में पाई/3 घट रहा है, तो ये कितना हो गया, 6 पाई माइनस पाई/3 मतलब 5 पाई/3, तो आते टाइम 5 पाई/3। इसी तरीके से पाई/4 की कैलकुलेशन होगी, तो ये एंगल हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो तुम लोग तो पाई/3 याद रखो, पाई/6 याद रखो और पाई/4 याद रखो। तो अगर वो +a/2 पर है, +a/2 पर है, तो पाई/6 हो सकता है या पाई माइनस पाई/6 हो सकता है, पाई से पाई/6 एंगल पहले है ना, तो इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग, हो जाएगा। अब ये क्या बता दिया मैंने, ये टाइम बताया है। अब मेरे से बोला जाए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 0 से a/2 तक जाना चाहता है, 0 से a/2 तक जा रहा है भैया, तो टाइम बताओ कितना होगा, तो 0 से a/2, तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइम से नहीं सोचूंगा, मैं एंगल से सोचूंगा। कैसे भाई, 0 से a/2 तक जा रहा है तो कितना एंगल रोटेट किया होगा, कितना 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 कितना, तो 0 से a/2 तो सीधा चल जाए या ऐसे घूम के आए, है ना, तो दो तरीके हो सकते हैं। तो सीधा अगर चल जाए, तो अगर ये सीधा जा रहा है तो इसको देख लेते हैं, तो ये अगर मान लो सीधा जा रहा है, तो कितना एंगल रोटेट किया भैया इसने, कितना एंगल रोटेट किया, पाई/6, तो पाई/6 इंटू t/2 पाई, तो ये कितना टाइम लेता है, t/12 सेकेंड। डायरेक्ट आ गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो हम लोग याद भी रख सकते हैं, यहां तक जाने में t/12 सेकेंड लेता है, यहां से यहां तक का टाइम लगता है भाई t/12, तो बताओ यहां से यहां तक का कितना लगेगा, तो बताओ यहां से यहां तक का कितना लगता है, t/4 यहां तक का लगता है, तो t/4 माइनस t/12, तो यहां से
यहां तक का लगता है t/6। अगर नहीं पता तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये a/2 पर है तो a तक जाने में कितना टाइम लेगा। तो भाई देख लो कितना एंगल रोटेट करता है ये। तो π/6 तो कर लिया, टोटल π/2 होता है, तो π/6 कर लिया तो 60 डिग्री बाकी है। तो ये π/3 इंटू t/2 तो कितना हो गया भाई t/6 सेकंड। तो हम लोग ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में t/6 लेता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t/12 लेता है। अगर तुम लोगों से बोल दिया जाए कि प्लस a/2 पर है और नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ रहा है तो बताओ मेन पोजीशन से कितने टाइम बाद होगा ऐसा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टाइम होगा ये 5π/6 इंटू t/12, 5π/6 एंगल रोटेट कर लिया ना इसने, तो ये हो गया 5t बाई कितना हो गया 5π2 हो गया। तो 5t/12 सेकंड हो गया, 5t/12 सेकंड पर यहाँ पर होगा। अब तुम लोगों से बोल दिया जाए, चलो ये तो जनरल बात होगी, अब तुम लोगों से बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट प्लस a/2 पर है माइनस a/2 पर आना चाहता है। तो प्लस a/2 पर है तो प्लस a/2 पर यहाँ पर होगा, और माइनस a/2 पर आना चाहता है यहाँ पर होगा। तो हो सकता है वो यहाँ पर भी हो तो यहाँ से घूमकर यहाँ पर पहुंचे, या हो सकता है तो यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाए। तो दो सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर यहाँ से घूम के ऐसे जा रहा है तो कितना एंगल इसने रोटेट किया। तो इसने एंगल रोटेट किया भाई, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का तो π/2 रोटेट किया, यहाँ से यहाँ तक का π/2 रोटेट किया, और यहाँ से यहाँ तक का π/3 रोटेट किया, और यहाँ से यहाँ तक का π/6 रोटेट किया। तो मैं बोल सकता हूँ कि π/2 प्लस π/3 प्लस π/6 इंटू t/2 ठीक है। ये 30 60 90 90 पाई हो गया, तो t/2 सेकंड भी लग सकते हैं। या फिर अगर ये यहां पर है, ये a/2 पर है और डायरेक्ट आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये π/6 है, ये π/6 है, तो ये π/3 इंटू t/2 हो जाएगा। तो t/6 भी लग सकता है। इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी दूंगा मैं तुम लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, क्लियर है। तो इसको देखें अच्छे से, समझे इसको, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू ए एंड टाइम पीरियड इज टी। तुम लोगों को बताना है फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू प्लस a2 माइनस √3a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस a/√2 प्लस a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। थर्ड हम लोग एक और लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 माइनस √3a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये तुम लोगों को 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 1.5 मिनट के अंदर करना है। कर सकते हैं बिल्कुल, हम लोग तो इसको 10-10 सेकंड में कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तुम लोगों को एक तरीका बताया, वीडियो पॉज करके तुम लोग करो सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, तुम लोगों ने 1.5 मिनट के अंदर इसको किया होगा। चलो देखते हैं हम लोग फिर से कर पाते या नहीं कर पाते। तो देखो टाइम पता करना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला है डेल्टा थीटा इंटू t/2 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको कहां से कहां तक जाना है, a से माइनस √3a/2 तक। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ये मीन पोजीशन हो गई, और ये प्लस a हो गया, ये माइनस a हो गया। अब इसको a से माइनस √3a/2 तक जाना है, तो हम लोग केवल एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो a से मीन जाएगा और मीन से माइनस √3a/2 तक जाएगा। तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक का जो एंगल होता है वो एंगल होता है भाई यहाँ पर π/3। देखो यहां से अगर यहां तक आए तो एंगल π/3 रोटेट करेगा, क्लियर है। तो इसको यहां से यहां तक जाना है, तो π/2 एंगल यहां मूव किया और यहां पर मूव किया π/3 एंगल, क्लियर है। तो टोटल एंगल कितना हुआ, टोटल एंगल हो गया हमारे पास में π/3 प्लस π/2 इंटू t/2 तो ये आ गया भाई हमारे पास में, ये हो जाएगा 5π/6 हो गया, 5π/6 हो गया। तो 5t/12 ये डायरेक्ट आ गया भाई एंगल। हम लोग मन में हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक π/2 आता है और यहाँ से यहाँ तक π/3 आता है, फटाफट आंसर देंगे। अच्छा इसके और भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सबसे मिनिमम टाइम यही लगेगा, क्लियर है। नेक्स्ट है माइनस a/√2 से प्लस a/√2 तक। माइनस a/√2 से प्लस a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता करना है भाई हम लोगों को। तो माइनस a/√2 यहाँ तो π/4, और अगर प्लस a/√2 तक जाता है तो यहाँ भी एंगल π/4 होता है, क्लियर है। हम लोग इसको सर्कुलर मोशन से देख रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्ट आ सकता है, पहले मीन पर आएगा फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ का π/4, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, π/4, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक π/4, तो टोटल हो गया भाई हमारे पास में π/2 इंटू t/2π, तो कितना हो गया भैया ये t/4। क्लियर है, तो बहुत इजीली हो गया। थर्ड हम लोगों को बताना है 0 टू -√3a/2 तक जाना है। 0 टू -√3a/2 बहुत इजी है, 0 टू -√3a/2। तो एक तो हो सकता है कि भाई डायरेक्ट चला जाए, अगर ये इनिशियली फेज 0 हो तो डायरेक्ट चला जाए, तो एक टाइम तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है π/3 इंटू t/2π, कितना हो गया t/6 सेकेंड। अच्छा, एक ये हो सकता है कि वो यहां से ऐसे घूम कर आए, यहां से ऐसे घूम के आए, तो वो हो जाएगा भाई हमारे पास में सेकेंड टाइम। भाई ऐसा भी तो हो सकता है मेन पोजीशन पर हो, नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा हो तो डायरेक्ट पहुंच गया। एक हो गया मेन पोजीशन पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, इनिशियल फेज 0 था, ऐसे घूम के आएगा। तो कितना एंगल रोटेट किया भैया इसने, कितना एंगल रोटेट किया, यहां से यहां तक पाई किया, पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 इंटू t/2π, तो ये कितना हो गया 4π/3। 4π/3 मतलब 2t/3 सेकेंड, ये भी हो सकता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, है ना, इनिशियल फेज भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक, तो बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 kg मास का पार्टिकल है जिस पर 8 - 2x न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब तुम लोगों को बोला है कि ये जो है x = 6 मीटर पोजीशन से, ये ओरिजिन से दिया हुआ है, तो इसको रिलीज किया जाता है रेस्ट से। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है इक्वेशन ऑफ मोशन, मीन पोजीशन, टाइम पीरियड। क्लियर है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मीन पोजीशन हम लोग बहुत इजीली पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास में ओरिजिन, ओरिजिन ये हो गया। तो मीन पोजीशन कौन सी होती है, ये x = 0 है ना, ये ओरिजिन है, x = 0 मीन पोजीशन नहीं होती है ना, ये बात याद रखना। मीन पोजीशन वो होती है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स अगर हम लोग इसको 0 कर दें तो हमारे पास में मीन पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये x = 4 मीटर हमारे पास में मीन पोजीशन, ये ओरिजिन है, तो x = 4 मीटर जो है ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। क्लियर है, ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, तो मेन पोजीशन आ गई। अब दूसरी बात, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो फर्स्ट हो गया मेन पोजीशन कहां पर है, x = 4 मीटर पर। सेकंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, तो ये होता है हमारे पास में x = a sin ωt + phi। क्लियर है, तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले a पता करना पड़ेगा। तो ये a कहां से आएगा, a क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो चलो इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाई ये तो हमारे पास में मेन पोजीशन आ गई, और पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, पार्टिकल इनिशियली 6 मीटर पर है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं एसएचएम में जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है मेन पोजीशन से, तो x = 6 मीटर होने चाहिए ना मेन पोजीशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेन पोजीशन से स्टार्ट करे। तो यहाँ पर नेट फोर्स जहां पर 0 होता है वही मेन पोजीशन होती है, तो मेन पोजीशन ये है, लेकिन पार्टिकल यहाँ पर है। और हम लोग यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कि पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, तो रेस्ट पर कहां पर होता है ऑब्जेक्ट एसएचएम में, तो रेस्ट पर कहां पर होता है भैया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। हम लोगों को पता होना चाहिए वेलोसिटी 0 कहां पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एसएचएम में ध्यान रखना वेलोसिटी 0 मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो जिस पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो यहाँ पर x = 6 मीटर पर वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है, यहां से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, यहां से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया भाई, एम्पलीट्यूड हो गया 2 मीटर। 2 मीटर ये इधर जाएगा और नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा तो x = 2 तक जाएगा, तो 2 मीटर इधर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे चम करेगा। क्लियर है, तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल फेज भी हम लोग बता सकते हैं। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका इनिशियल फेज π/2 है। ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर फाई हम लोगों ने पता कर लिया, ए हम लोगों ने पता कर लिया, अब हम लोगों को पता करना है ओमेगा। तो देखो इसकी फोर्स की जो मोशन की जो इक्वेशन है -2x + 8, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो ओमेगा होता है, ओमेगा जो होता है वो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर F = -kx होता है, तो ये k कितना आ गया, k यहाँ पर 2 आ गया, मास हम लोगों को 2 kg दिया हुआ है। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में √k/m, √k/m करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास में 1 रेडियन/सेकेंड या 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया भाई हमारे पास में, तो ओमेगा भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग लिख सकते हैं x = 2 मीटर sin t +
2π/2। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गई, बहुत इजीली आ गई हमारे पास में। अब नेक्स्ट हमसे पूछे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो इजी है भाई, टाइम पीरियड का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में 2π/ω, तो ओमेगा 1 है तो 2π सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। इसका कोई तरीका नहीं है, बस हम लोगों को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, तरीका यही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि भाई डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला लग जाए और हम लोगों को सब बता दे, वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यही तरीका है यहाँ पर। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम की। और एनर्जी ऑफ एसएचएम भाई हम लोगों ने अभी तक एम्पलीट्यूड की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली, फाई की बात कर ली, सारी बातें कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम। और एनर्जी ऑफ एसएचएम में सबसे पहले अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? तो चलो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, हाफ एम वी स्क्वायर है। मास तो कांस्टेंट होगा, एसएचएम में वेलोसिटी अलग अलग होती है, और वेलोसिटी के दो फंक्शन देखे थे हम लोगों ने, एक्स और टी के। अब तुम लोगों को देखना है कि तुम लोगों को कौन सा फंक्शन यूज करना है। अगर तुम लोगों को चाहिए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम लोगों को वी की फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारे पास में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को ये पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम, तो हम लोग लिख सकते हैं ना के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। याद रखना ये बात। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें सभी लोग। अच्छा चलो ये तो आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे आएगा? तो एज अ फंक्शन ऑफ टी अगर हम लोगों को चाहिए तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है, ये आ गया। अच्छा हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर, वो हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और वो कितनी हो जाएगी 0। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, वो तो बहुत इजीली बोल सकते हैं हम लोग। तो भाई ये वाला फॉर्मूला आया था हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी। क्लियर है। अच्छा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव। क्लियर है, ये हो गया भाई हमारे पास में। तो भाई ये फॉर्मूला आ गया। अगर तुम लोगों से बोला जाए कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी 2 ओमेगा है, और एसएचएम कितने ओमेगा है, तो अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा एसएचएम का, उतने टाइम में एनर्जी 2 बार रिपीट हो जाएगी। कैसे भाई? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, उसकी वेलोसिटी ओमेगा होती है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होती है। तो वेलोसिटी डबल, तो जितने टाइम में वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में ये 2 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक बार अगर एसएचएम कंप्लीट होता है उतने टाइम में ये जो एनर्जी है 2 बार रिपीट हो सकती है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट 0 से t टाइम में कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू 1/4 के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 1/4 के स्क्वायर। ये बातें याद रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखनी। तो बच्चों इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर एसएचएम जो हो रहा है तो उसमें फोर्स लग रहा है के एक्स के प्रोपोर्शनल, के एक्स के इक्वल, और स्प्रिंग में भी जो फोर्स होता है वो के एक्स के इक्वल होता है। तो वो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है वही पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया भैया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू अगर 0 है मतलब मीन पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और ये 0 आ जाती है, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एसएचएम में,
और ये आ जाती है हाफ के ए स्क्वायर। ये बात आ गई। अब हम लोग बोले कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, प्लस 5 भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्लस 5। ये हो गया। ठीक, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 के ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई। भाई ये तुम लोगों को पता है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये आ गया। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी 2 ओमेगा, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ, जैसा काइनेटिक एनर्जी में बोला था, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये भी एक ऑसिलेशन में 2 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक, अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू देखो पोटेंशियल एनर्जी की 0 से t टाइम के लिए, तो इसकी भी वही आएगी जो काइनेटिक एनर्जी की आई थी, क्योंकि यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर। ये बात याद रखना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देख ली, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देख ली, तो नेक्स्ट है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हम लोगों को पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आया था हाफ के एक्स स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है हाफ के ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट आया है। तो हम लोगों को याद रखना है कि जब भी एसएचएम होता है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, और वो होती है हाफ के स्क्वायर के इक्वल। अगर हम इन तीनों का ग्राफ बनाए तो इनका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये एक्स हो गया भाई हमारे पास में, ये एनर्जी हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई। तो ये हो गया भाई एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाए तो मैक्सिमम एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाए तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। हम लोगों को इक्वेशन पता है भाई, ये रही इक्वेशन। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और इक्वेशन की बात करें तो हम लोग ये इस तरीके से। अच्छा, अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, तो इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। ये कब होती है? तो याद रखना एक्स इज इक्वल टू a/√2 पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, इसका हाफ हो जाएगा, इक्वल हो गया ना, तो 1/4 के ए स्क्वायर। ये भाई ग्राफ हो गया, हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक।